हेलो एवरीवन। मैं उत्कल चंद्र साहू क्यूरियस नर्सिंग इस चैनल पे आप सबको स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने वीडियो उड़िया में और एमसीक्यूज़ के ऊपर बनाता हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो एमसीक्यूज़ के ऊपर नहीं है। और ये वीडियो हिंदी में होने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स भाई बहन हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अपने लाइफ पे कुछ करना चाहते हैं हमारे नर्सिंग के फील्ड में, उनके लिए है। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, अपने लाइफ जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने अपना जेएनएम कंप्लीट किया, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया, प्राइवेट में काम किया, उसके बाद दिल्ली जैसे एक अनजान और बड़े शहर में जाके सफदरजंग में अपनी पहली सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी की। उस दौरान कैसे मैंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी रैंक लाई। फिर से मैं नॉर्थ देके फिर अब मैं अपने घर की तरफ वापस आया, मतलब फिर से उड़ीसा वापस आके फिर से एम्स भुवनेश्वर में मैंने जॉइन किया। तो ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उसके साथ मतलब अपने लाइफ में मैं जो भी छोटा मोटा अचीवमेंट किया हूँ, किस बदौलत किया हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक भी मिनट स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2016 में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया। उसके बाद 2020 तक मैं पास आउट हो गया, मेरे हाथ में रजिस्ट्रेशन था। और मैं जाके कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉइन किया। वहाँ पे कुछ 10 से 12 हज़ार के बीच में हमारी सैलरी थी। और सबको पता होगा कि प्राइवेट की मतलब ड्यूटीज़ कैसे होती है, कितनी हेक्टिक होती है। और उसी हेक्टिक ड्यूटी के साथ मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, क्योंकि शुरू से ही मेरा एक एम था कि मुझे जैसे भी करके एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेना है। और मतलब पूरी इच्छा थी कि मुझे एम्स पे ही जाना है, क्योंकि जब मैं अपने जीएनएम कोर्स में था तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर एम्प्लॉय थे। मतलब वहाँ पे हम जिस हॉस्पिटल पे मतलब पढ़ते थे, मतलब जिस इंस्टीट्यूट पे पढ़ते थे, उसका नाम आईजीएच है, जो कि इस्पात जनरल हॉस्पिटल। आप सबने शायद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सुना होगा। तो वहीं पे पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पे एक भाई थे, सीनियर थे मान लीजिए। तो उनका 2018 में ऐसे एक एम्स भोपाल में सिलेक्शन हो गया। तो उनको देख के लगा कि वाह, मतलब कितनी नॉलेज होती है हमारी नर्सिंग फील्ड में भी, कि कितने अच्छे पेशेंट केयर करते हैं, कितने अच्छे से वो चीज़ों को समझते हैं, कितने अच्छे से हर डिजीजेस के बारे में, हर पेशेंट के कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबको वो भाई को देख के मतलब मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन हुआ कि मुझे भी ऐसे बनना है, कि कोई भी मुझे कुछ सवाल पूछे तो मैं कुछ ना कुछ उन्हें जवाब दे पाऊँ। तो वही सब सोच के मैं उस टाइम से थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दिया था कि मतलब कुछ भी चीज़ को मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा मतलब डीपली पढ़ता था। जैसे कि मान लीजिए आज किसी ने मुझे प्लासेंटा के ऊपर पढ़ाया, तो मैं घर जाके फिर इंटरनेट में देखूंगा प्लासेंटा क्या है, कैसे प्लासेंटा मतलब बनता है, अपने हार्मोन सीक्रेट कैसे करता है, कैसे मतलब मदर से प्लासेंटा और प्लासेंटा से फिटस की तरफ न्यूट्रिएंट हो गया, ड्रग हो गया, वो ट्रांसफर होता है। तो ऐसे में डीपली स्टडी करता था। तो उसके बाद हम कहाँ थे कि मैं 2020 में पास आउट हुआ और जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल की खासियत ये थी कि हमें चाहे जितना भी काम करवाए, लेकिन वो हमें अच्छे से गाइड करता था। हमें हर चीज़ों के बारे में समझाता था कि कौन से प्रोसीजर को कैसे करना चाहिए, किस किस प्रोसीजर के लिए कौन कौन सा आर्टिकल्स चाहिए। और मतलब सबसे मतलब कैसे करेंगे तो पेशेंट को कम से कम इन्फेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो सबको मैं सीखा, जो कि मुझे आने वाले अगले नोट्स में बहुत काम दिए। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से सीख जाएंगे तो आप उसको अपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल से आप सीखना शुरू कर दिए तो जैसा भी कितना भी घुमा के एमसीक्यूज आए, आप उसको सॉल्व कर ही देंगे। तो ऐसे मेरा मतलब प्राइवेट में जॉब के साथ प्रिपरेशन चल रहा था थोड़ा बहुत। उसके बाद सबसे पहले अराउंड 2021 में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी आया। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। तो घर वालों को मैं बोल के रखा था, अगर मेरा 50 के अंदर रैंक आता है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करूँगा।
मैं उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रहूँगा और 2 साल का एक्सपीरियंस लूँगा और उसके बाद एम्स जॉइन करूँगा। क्योंकि जेएनएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी था एम्स जॉइन करने के लिए। तो उसके बाद उसका रिजल्ट निकला, हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट निकला, तो उसमें मेरा रैंक 8 आया। 8 आया, उसके बाद मेरे घर वाले फोर्स करने लगे कि गवर्नमेंट जॉब है, इतना अच्छा रैंक आया है, क्यों छोड़ रहा है। फिर भी मैं मतलब फ़ोन वोन स्विच ऑफ करके किसी का कॉल ना उठा के मैं चला गया झारखंड। रतन टाटा जी का नाम सुना होगा, उनका ही एक हॉस्पिटल था, तो उनकी कंपनी के अंडर एक हॉस्पिटल था, वहीं पे ही मैं ज्वाइन किया। और वहाँ पे फिर से मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करने लगा। और उस हॉस्पिटल में आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिवली मतलब आईसीयू में पेशेंट केयर करता था। और वहाँ पे डॉक्टर्स भी जो थे वो बताते थे, जैसे कि मैं जब नॉर्सेट 2 देने गया था, तो उससे 2 दिन पहले मुझे बस, जब मैं सक्शन कर रहा था तो वहाँ पे एक रेसिडेंट थे, वो बोले कि उत्कल, ये अभी तुम 7 साइज वाले ईटी ट्यूब की सक्शन करने जा रहे हो, और तुमने मतलब एक 16 फ्रेंच का सक्शन ट्यूब हाथ में लिया है, तो हमेशा ये ट्राई करना कि जितना बड़ा ट्यूब हो उसके दुगना लेना, और दुगने से मतलब 2 गुना से बड़ा ना लेना, उससे अगर छोटे से सक्शन हो जा रहा है तो अच्छा है। तो सेम क्वेश्चन नॉर्सट 4 में आया था कि मतलब 7.5 साइज का 82 है, तो हम सक्शन कैसे करें। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस सब से आपको मतलब ये पता करवाना चाहता हूँ कि मतलब प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होते अगर आप एक बार चीज़ों को समझ लिए तो उसके बाद मैं वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद अपना नॉर्सेट 2 आया, जो 2021 के शायद सितंबर में लास्ट की तरफ हो रहा था। तो वो एग्ज़ाम दे दिया। उस टाइम पे भी मुझे बहुत फीवर आ रहा था, कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था। तो जैसे कि तैसे करके एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन मुझे मतलब पता नहीं था कि ये मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं एग्ज़ाम देके फिर वापस आ गया। फिर जब रिजल्ट निकला तो मेरा रैंक आया था 543, मतलब 543। मतलब खुद पे यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा पहला अटेम्प्ट था और ये मेरा नॉर्सेट क्लियर हो गया। मुझे पता नहीं था कि अभी मुझे कुछ एम्स मिलेगा या नहीं, क्योंकि तब तक मेरा सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस हुआ था। तो उसके बाद लकीली उस टाइम पे सफदरजंग हॉस्पिटल का भी वैकेंसी निकला था, जिसमें कि उसने मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल ने बोला था कि जेएनएम वालों के लिए ज्वाइन करने के लिए बस 1 ही साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस टाइम पे लकीली मेरा वहाँ पे हो गया था और मैं सीधा झारखंड से निकल पड़ा दिल्ली के लिए। दिल्ली में मैं सफदरजंग में ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे कार्डियक आईसीयू मिला था, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ के जो भी स्टाफ्स थे, जो भी मेरे सीनियर्स थे, जो भी मेरे मतलब सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और वो हमेशा बोलते रहते थे कि उत्कल, तुम अच्छे पढ़ाई करते हो, अच्छे चीज़ों को समझते हो, पेशेंट लोगों को अच्छे से देखते हो, तो तुम्हारा आज नहीं तो कल मतलब फिर से एम्स हो जाएगा, तुम श्योर अपने घर वापस चले जाओगे। क्योंकि मैं दिल्ली जाके हमेशा वही सोचता था कि अभी मुझे घर कैसे वापस जाना है। तो ऐसे 1 साल फिर वहाँ पे काम किया, 1 साल का एक्सपीरियंस लिया। वहाँ पे अच्छे रैंक होल्डर से मिला। वहाँ पे मैं रैंक 5 को देखा, नॉर्सेट रैंक 40 को देखा, 45 को देखा। तो उन लोगों के साथ मिला, बात किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मतलब वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं। बस उनका कुछ क्वेश्चन सही हो जाता है, हमारा कुछ गलत हो जाता है, और हमारा कुछ सही होता है, उनका गलत हो जाता है। तो बस ऐसे सिर्फ 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है कि रैंक 1 में और रैंक 100 में। तो वो सब पता चला, और वहाँ से और भी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, मुझसे और भी बेटर कुछ हो सकता है। तो फिर मैं अपने वहाँ सफदरजंग में काम के साथ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चालू किया। फिर नॉर्सेट 4 का टाइम आ गया, और मैं जाके नॉर्सेट 4 का एग्ज़ाम दे दिया। 4 का एग्ज़ाम देने के बाद बस रिजल्ट का वेट करता रहा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लीक का ऐसे इशू हो गया था। फिर नॉर्सेट 4 में भी क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। जिन्होंने भी नॉर्सेट 4 दिया होगा उनको पता होगा। उसके बाद कुछ महीने बाद नॉर्सेट 4 का रिजल्ट आ गया। जैसे ही नॉर्सेट 4 का रिजल्ट आ गया, मतलब मैं बस में ऐसे जा रहा था रात को। वहाँ से फिर मेरे जो दिल्ली में जो मेरे दोस्त थे, दोस्त नहीं, बड़े भैया बोलेंगे उनको,
उन्होंने मुझे कॉल किया कि उत्कल तुम्हारा 104 रैंक आ गया है, सिलेक्शन हो गया है। और उन्होंने सबसे पहले मेरा रिजल्ट देखा था क्योंकि मेरा रोल नंबर था उनके पास। तो अब तुम जा रहे हो फिर अपने भुवनेश्वर वापस जा रहे हो गया तुम्हारा, मजे करो। तो मैं खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि मतलब मेरा मतलब 104 रैंक तक भी आ सकता है। तो ऐसे करके मेरा दूसरी बार नॉट फोर में सिलेक्शन हो गया। और मैं उस टाइम पे सिर्फ मतलब अपने चॉइस में एम्स भुवनेश्वर डाला था। और लकीली मैं एम्स भुवनेश्वर में नॉट फोर के बैच में रैंक वन के साथ सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद 2023 सितंबर से मैं भुवनेश्वर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सपोर्टिव मेरे मतलब स्टाफ मेंबर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और यहाँ भी एम्स भुवनेश्वर में सीखने को बहुत कुछ है क्योंकि ये मतलब एक हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक टीचिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो ऐसे ही करके मैं अपने एक्सपीरियंस गेन करते जा रहा हूँ और चीज़ों को सीखते जा रहा हूँ। तो ये थी मेरी अ, छोटी सी कहानी। तो शायद तक ये उतना मतलब इंटरेस्टिंग ना हो, फिर भी अगर आप मेरे शू पे कदम रख के चलेंगे या मैं जैसे मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ा हूँ वो अगर मेरे साथ महसूस करते तो शायद आपको भी पता चलता कि मतलब मेरे लिए भी मुश्किलें थी। हाँ, मेरा हर एक एग्जाम क्लियर हो जा रहा था, लेकिन उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है। प्राइवेट्स में मतलब चप्पलें घिसती है पूरा। हाथ पैर दर्द करते थे, मतलब मेरा वेटलेस भी हो जाता था। मतलब वैसे तो मैं दुबला पतला हूँ, उससे ज्यादा मतलब इतना वेटलेस कि मैं मतलब बिलो 50 रहता था। तो सबके बाद भी प्रिपरेशन चालू रखी थी। तो चलते हैं कि प्रिपरेशन की तरफ तो क्या किया। तो सबसे पहले मैं पास होते ही एक टारगेट है बोल के एक बुक था, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो आपको एक बताता हूँ कि रेलवे का एग्जाम हुआ था 2019 में। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन था, कौन सा सेट था याद नहीं। वहाँ पे था कि एभिसरेशन में नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो मैं सोचा कि अरे मैं तो इतना नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन मैं कभी भी सर्वेक्षण के बारे में नहीं सुना। तो तब पता चला कि अरे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है भाई। तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब शुरू किया। तो पॉइंट नंबर वन यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मार्क करना है कि हाँ मुझे अभी सर्वेक्षण के बारे में पता नहीं। तो एक आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि जिसमें टू डू लिस्ट में लिखना सीधा सिंपली लिखना है एक नंबर पॉइंट, मुझे एभी सर्वेक्षण। उसके बाद फिर दूसरा टू डू लिस्ट मतलब क्या कि टू डू मतलब ये मुझे करना है, TO/डू, टू डू। ये आपके मोबाइल पे एप्लीकेशंस भी आते हैं टू डू एप्लीकेशन की। मुझे क्या क्या करना है ये बुकमार्क ही जैसे होता है कि हाँ मुझे ये करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। वहाँ से जो जो नहीं आता है हर एक वर्ड को, एभिसरेशन नहीं आया, पॉइंट नंबर वन एभिसरेशन। ICP के बारे में पढ़े, इंटरक्रैनियल प्रेशर क्या नहीं है, क्या है उसके बारे में पता नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, टू डू लिस्ट में डाल दीजिए। ऐसे करके आपको टू डू लिस्ट करते जाना है। तो आपका ये लिस्ट प्रिपेयर हो गया। तो मुझे ये लिस्ट प्रिपेयर करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगे थे। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जारी है तो आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन में ये टू डू लिस्ट आपका बन जाएगा। अभी आपका लिस्ट बन गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया, मतलब करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है ये मायने नहीं रखना है। पहले हमको वहाँ से निकालना है, हमें ये आता है हमें ये नहीं आता। अभी सेकंड क्या करना है, अभी जो आपकी लिस्ट में जो जो निकला है उसको आपको छांटना है, वहाँ से सब्जेक्ट वाइज निकाल देना है कि हाँ GI सिस्टम में ये सब आता है, नर्वस सिस्टम में ये सब आता है, और अपने OBG में ये सब आता है। तो ये आपने निकाल दिया। उसके बाद उसको थ्योरी को पढ़ते जाना है, जो जो नहीं आता उसको पढ़ते जाना है, उसके बारे में जानना है, जानकारी लेना है। और ये सब खत्म होते होते आपके मैक्स टू मैक्स 6 महीने चले जाएंगे। अभी थर्ड पॉइंट में क्या करना है कि आपको अभी मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। आपने डाउट वाले लिस्ट निकाल लिया, थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, अभी आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग बैच में ज्वाइन कर पा रहे हैं, जो कि मेरे टाइम पे मैं तो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ, बस बहुत कम ही सैलरी मिलता था तो उसी में बस गुजारा ही होता था। तो अगर वो आप ज्वाइन कर पा रहे हैं तो एड ऑन बेनिफिट है। अगर आप ऑफलाइन पे हैं तो वो
और भी अच्छा है, क्योंकि आपके आसपास आपके कॉम्पिटिटर्स आपको दिखेंगे ऑफलाइन बैच में। तो अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो उसको कंटिन्यू करते रहिए, वहाँ से भी आप थ्योरी पार्ट्स को पढ़ते रहिए। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कि अभी आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देना है। अभी आप देखना कि अपने पहले कुछ टेस्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे जब प्रीवियस ईयर कर रहे थे, और मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कम से कम क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, सुने हैं उस वर्ड्स को। तो यहाँ पे अगर उस जगह पे आपका 30 ठीक हो रहा था, तो यहाँ पे आपका 40 से 45 ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी मॉक टेस्ट करते गए, वहाँ से डाउट्स निकालते जाए। मॉक टेस्ट करते वक्त याद रखना है कि आपको हर एक जो ऑप्शन होगा उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट करते गए। अभी धीरे धीरे मॉक टेस्ट में आप जैसे जैसे दिन चलता जाएगा आपका क्या होगा, मार्क्स वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। अभी मॉक टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपको जाना है अपने प्रिपरेशन के फोर्थ फेज में। पहले ये जो थर्ड फेज में जो मॉक टेस्ट कर रहे थे वो आप बेसिक लेवल पे करना, ज़्यादा एडवांस नहीं। उसका फोर्थ फेज में आप क्या करना, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप देखना कि पहले जहाँ पे आपने 30 मार्क लाए थे, आप वहाँ पे आप क्योंकि उस क्वेश्चन से आप मतलब परिचित हो, एक्वेंटेड हो, तो आप उसमें आपके 60-70 मार्क्स आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझसे अभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये हो गया आपका फोर्थ फेज। पहले में क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकेंड में टू डू लिस्ट बनाया, टू डू लिस्ट बना के थ्योरी पढ़े। और फोर्थ में क्या किया, आपने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट के साथ अपना प्रिपरेशन जारी रखा। उस टाइम पे कुछ एग्जाम्स भी हो सकते हैं आपके, वो एग्जाम्स दिया, अगर क्वालिफाई कर गया तो बहुत अच्छा है। फिर फिफ्थ में क्या किया, फिर से जो प्रीवियस ईयर किए थे उसको रिपीट किया। अभी इसमें आपका मार्क्स बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अभी सिक्स्थ में क्या करना है, थोड़े मॉक टेस्ट के लेवल को और लेवल अप करना है। मतलब अभी आप एनक्लेक्स जैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ चीज़ों को समझना है। उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते सकते हैं कि डायरेक्ट ट्रैक्योस्टोमी कैसे होता है, इंट्यूबेशन कैसे होता है, कोड ब्लू कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये सब आपको साथ ही साथ देखना है। और आपको मतलब हायर लेवल के क्वेश्चन जैसे कि एनक्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस करना है, वो यूट्यूब पे और गूगल पे अवेलेबल है। उसके लिए आप अगर चाहेंगे तो बुक्स खरीद सकते हैं, ना खरीदने से भी आप बस बहुत सारे मतलब साइट्स हैं, जैसे कि एक नॉर्सस लैब्स बोल के एक साइट है, NURSCSLABS.com। ये साइट से आप बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के एनक्लेक्स क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कर करके आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हो गया। उसके बाद फिर से आप जब मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे तो अभी देखना आपके मार्क्स मतलब कॉन्सिस्टेंटली मतलब 60 के 70 के अंदर रहना है, और ऐसे रहेगा भी अगर आप इस हिसाब से प्रिपेयर करते जाएंगे। अगर 60 to 70 के अंदर रह रहा है मार्क्स और नेगेटिव कंट्रोल्स हो रहे हैं, मतलब 100 मार्क का क्वेश्चन है, आपका नेगेटिव से 20 तक कंट्रोल है और मार्क्स 60 to 70 अगर आपका मतलब पॉजिटिव मार्क्स है, मतलब सही आंसर्स हैं, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये सब मतलब पॉइंट्स को आप अपने मन में रखिएगा और इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, और ऐसे ही करके आप अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। मैं ये मतलब ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरा था, तो आप अपना भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि कोई आपके मतलब रास्ते पे आके आपके साथ चलने वाला नहीं, आपको ही उस रास्ते पे चलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजी आप अपना ही बिल्डअप करें। मैं तो बस मतलब बोल सकता हूँ कि ऐसे करने से ईजी होगा वो ईजी होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फैमिली में हो, आपके फैमिली सिचुएशन क्या है, आप कैसे एनवायरनमेंट में जॉब करते हो, तो आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के कीजिए। तो बस यही था, ऐसे ही करके आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। और मतलब एक बार अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके लाइफ में मतलब ड्रास्टिकली बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ आएंगे। तो कीप स्टडिंग और अपने मोटिवेशन लेवल को ऐसे हाई करके रखिएगा, और उसके बाद बस एक अच्छी सी ज़िंदगी आपकी वेट कर रही है। तो फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादातर मेरे उड़ीसा के भाई बहनों के लिए है कि मैं अपना ये चैनल मेरे उड़ीसा के ही भाई बहन लोगों के लिए ही डेडिकेट कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि देखिए मैं एम्स भुवनेश्वर में काम करता हूँ, लेकिन मेरे उड़ीसा के मतलब सबसे कम एम्प्लॉई यहीं पे ये भुवनेश्वर उड़ीसा स्टेट में भी होके यहाँ पे मतलब उड़ीसा के उतने एम्प्लॉय नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आए मेरे साथ काम करें, अच्छा लगेगा।
और पेशेंट लोगों को भी अच्छा लगता है कि कोई अपने हमारे लैंग्वेज में आके बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो बस इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।